तो आज हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ बायट-सवर्ट लॉ। हमने बायट-सवर्ट लॉ के बारे में समझा कि ये करंट एलिमेंट कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं किसी पॉइंट पे और उसकी डायरेक्शन कितनी होती है, ये हमने समझ लिया है। अब हमें बायट-सवर्ट लॉ का एप्लीकेशन पढ़ना है। उसमें फर्स्ट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कितनी होगी, तो वो चीज़ें पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ठीक है भाई। मैग्नेटिक फील्ड इसकी निकालना है। मान लेता हूँ ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, करंट है आई, ठीक। तो किसी पॉइंट पे, यहाँ से डी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यह निकालना है, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड जब भी हम निकालना सीखा है तो एक छोटे से एलिमेंट का फॉर्मूला समझा है ना। तो लेट अस सपोज करंट जो आई है इसमें मान लो बहुत सारी लेंथ है, आगे जा रहे हैं, तो वाई डिस्टेंस ऊपर, यहाँ से यहाँ कितने डिस्टेंस है वाई, सेंटर मान लेता हूँ यहाँ पे सेंटर, तो सेंटर से वाई डिस्टेंस ऊपर एक छोटा सा लेंथ डी वाई मान लिया, छोटा सा लेंथ डी वाई मान लिया जो डी एल का काम करेगा, ठीक। बीच के वायर की मिड पॉइंट से या कहीं से भी मान लो, तो वहाँ से वाई डिस्टेंस ऊपर हमने डी वाई माना। तो इस डी वाई की यहाँ पे तो कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, तो यहाँ पे कुछ तो एंगल बनाएगा, ये बनाएगा थीटा, या जो कुछ भी लेना है थीटा ले लिया मैंने, थीटा एंगल बनाएगा। तो इस डी वाई करंट इधर है ना, और इस पॉइंट पे ये है, तो वेक्टर हमारे कौन से काम करेंगे, ये वाले वेक्टर कौन सी होगी, ये वाले, क्योंकि जो कोई भी पॉइंट से हमने ये डिस्टेंस लिया है वो वाई लिया है, मान लो मिड पॉइंट से। तो हमने समझा है कि आई डी एल क्रॉस आर, आर यहाँ पे कौन होगा, आर तो यहाँ पे यही होगा ना, आर वेक्टर यही होगा। तो एंगल हमारा ये ऊपर लेंथ जा रही थी, एंगल हमारे कौन से होंगे, ये हमारे एंगल कौन से होंगे, वो होगा एंगल। तो ये मान लो वो हमारा एंगल जो है ना, कितना पढ़ा था हमने, थीटा होता है, हमने थीटा पढ़ा था ना, कि आई डी एल साइन थीटा, मतलब कि डी एल और आर के बीच की एंगल ये होगा। तो मान लो ऊपर तो और लेंथ बाकी है ना, लेंथ तो ऊपर और है कि नहीं है, ऊपर तो लेंथ और है, तो यहाँ पे तो जगह कम हो गई हमारे। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ, उसको नोट कर लो, मैं ऊपर थोड़ा रब कर दूँ, नोट कर लेना इसको, ठीक। तो इसको मैं अब और ऊपर कर लेता हूँ वायर को, तो वायर वहाँ तक गया, नीचे भी जाएगा, इसे बढ़ते रहेगा। तो नीचे वाले पोर्शन से भी कुछ एंगल बनाए, मान लो बीटा, ऊपर वाले से ये था कितने 5 मान लेता हूँ, और ये पूरा मान लेता हूँ अल्फा। गौर से देखो, मिड से लिया, नीचे बना लिया मान लो बीटा एंगल, एक इंड से ये पॉइंट बीटा एंगल बना रहे हैं और ऊपर वाले इंड से अल्फा बना रहे हैं, और जो डी वाई हमने माना है वो बना रहे हैं ये 5, डी वाई बना रहे हैं 5, ठीक है भाई, 5 बनाया, अच्छा है। चलो अब जो कुछ भी हमारा था फिगर क्लियर हो चुका है। एक इंड बना रहे हैं यहाँ पे अल्फा, दूसरे इंड बना रहे हैं यहाँ पे बीटा, जो कुछ भी डी वाई यानी डी एल माना है वो बना रहे हैं 5। तो मैग्नेटिक फील्ड कितने होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमने समझा है डी बी, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, आई डी एल क्रॉस आर बाई कितना था, आर क्यूब था, यहाँ पे आर क्यूब था। आर क्यूब ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात सेम होते हैं, चलो मैं ऐसे ही सिंपली लिख लूँ, तो आर क्यूब तो होगा ना आई डी एल आर साइन थीटा बाई आर क्यूब, आर कट जाएगा तो वही होगा आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर।
जब इसकी इंटीग्रेशन करूँ, जब ये तो छोटा सा है ना, dl के बदले क्या दूँ यहाँ पे, dl के बदले जब इसको पूरा निकालूंगा तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये तो छोटा सा मैंने डिफिल लेना, ये तो छोटा सा मैंने डिफिल है dl लेंथ के द्वारा। जब पूरा मैंने डिफिल निकालूं तो क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, आई कांस्टेंट बाहर, dl के बदले dy हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा dy क्रॉस r, dy क्रॉस r बाई r क्यूब। ये होगा कि नहीं, ये डिस्टेंस d है, ये y है, ये r, वेक्टर हटा दो तो उसी मैग्नीट्यूड r हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए, चलो ये वेक्टर फॉर्म हटा देता हूँ मैं, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई i dy r साइन थीटा। अब को dy और r के बीच की एंगल तो थीटा है, इसलिए मैंने साइन थीटा यूज़ किया है। अगर कोई और एंगल मान लेता तो वो एंगल यूज़ करता साइन के साथ। तो dy r साइन थीटा बाई r क्यूब। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे हो गए म्यू नॉट I बाय 4 पाई। करंट वेरी नहीं कर रहे, कांस्टेंट है, तो हमने करंट को बाहर कर लिया। क्या जरूरी है करंट को अंदर रखने की, चलो बाहर ही कर लिया। ठीक हो, r से काट लो तो जरा, dy साइन थीटा बाई r स्क्वायर। चलो यहाँ तक तो पहुँच गए। अब यहाँ पे चेंज कौन हो रहे हैं, y, चेंज y हो रहे हैं। ठीक है भाई, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे y चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे y चेंज हो जाएगा वैसे वैसे ये फाई क्या होगा, चेंज होगा। ये जितनी ऊपर जाएगी, ये वाली पॉइंट y जितनी ऊपर जाएगी, ये लाइन उतनी ऊपर जाएगी, तो ये वाला फाई बढ़ते जाएगा, क्योंकि वही लाइन की तो एंगल फाई है ना, तो वो बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमें कुछ अब और सोचना चाहिए। अब हमें सोचना ये चाहिए कि ये dy इस फाई के साथ चेंज हो रहा है या फाई y के साथ चेंज हो रहा है। तो एक काम करता हूँ, इस y में और फाई में एक रिलेशन निकालता हूँ। तो ठीक है, तो ऐसा करो, tan फाई निकाल के देखो। तो tan फाई क्या होता है, p बाई बी, tan थीटा p बाई बी। p इज दिस, इस ट्रायंगल के लिए, ये वाले ट्रायंगल के लिए p बाई बी, y बाई डी। तो y आ गए हमारे d tan फाई, ये तो y आ गए। dy क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन कर लो इसका, dy बाई डी फाई, dy बाई डी फाई। क्यों, क्योंकि y चेंज हो रहे हैं फाई के साथ, जो चीज़ जिसके साथ चेंज हो रही है उसी के साथ डिफ्रेंशिएशन होगी। तो dy बाई डी फाई कितना होगा, d कांस्टेंट बाहर रहेगा tan फाई का, tan फाई के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर फाई, यानी dy बाई डी फाई दिस हो गए। तो dy निकाल लो, तो dy कितना होगा, dy हो जाएगा d सेक स्क्वायर फाई डी फाई, d सेक स्क्वायर फाई डी फाई। होगा या नहीं होगा, होगा। तो dy आ गए। चलो भाई, dy को तो हम पुट कर दूंगा। अब एक काम और कर लो, यहाँ पे इससे पहले हम फाई को देखो तो गौर से 90 माइनस ये कर सकते हैं क्या, 90 माइनस फाई करो तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा, लीनियर पेयर से 180 माइनस थीटा। हाँ, बात तो सही है। तो फाई कितने हो जाएंगे, फाई देखो तो फाई दिस प्लस दिस कितनी होनी चाहिए, तीनों मिला के कितनी होनी चाहिए, 180। तो 180 होना चाहिए भाई, ठीक है। तो 180 माइनस दिस प्लस दिस, 180 में से इस दोनों को ऐड कर दूं तो फाई आएगी कि नहीं, ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी। तो 180 माइनस 90 प्लस 180 माइनस थीटा, उस दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर दो तो फाई आ जाएगा। तो ये 180 गए, तो थीटा माइनस 90 आ गए, ये कितने हो गए, माइनस 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो हमने फाई निकाल लिया, फाई और थीटा की रिलेशन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे dy निकाल के रख लिया मैंने। अब r का वैल्यू निकाल लेता हूँ, फाई और थीटा में रिलेशन भी निकाल लिया। ये फाई समझ में आया, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल शुड बी 180। ठीक, तो इस तरीके से मैंने किया है, वो अपना दिमाग खुद लगाओगे। अब रहा हमें r की वैल्यू निकालता हूँ, फिर से लो तो r से निकालना ना, r ये रहा। तो इस बार क्या होगा, ये है इस एंगल के लिए, ये है b और ये है h, b और h।
चलो सेक ले लेता हूँ, अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें सेक आया है ना, सेक आया ना, नीचे जब dy का वैल्यू डालूंगा तो सेक स्क्वायर है, अगर इसको भी सेक के टर्म में रखूँ तो ज़्यादा फायदा है, इसलिए मैं सेक ले लेता हूँ। कॉस भी ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं, सेक ले लेता हूँ। सेक फाई क्या होगा, h यानी r बाई b यानी d, तो यहाँ से r हो गए d सेक फाई। अब ये सब चीज़ें इसमें रख दूंगा, dy भी मैंने निकाल रखा है यहाँ पे, और r स्क्वायर यानी ये निकाल लिया, तो यहाँ पे अब पुट कर दूँ। ठीक, चलो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। सो b हो जाएगा b म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, इसके आगे इंटीग्रेशन है, dy के बदले रख दो d सेक स्क्वायर फाई, d सेक स्क्वायर फाई डी फाई बाय, ये डी वाई हो गए। फिर साइन थीटा, यहाँ पे देखो डी सेक स्क्वायर फाई इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय डी वाई साइन थीटा बाय आर स्क्वायर के बदले डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ऊपर देखो सेक स्क्वायर फाई, नीचे देखो सेक स्क्वायर फाई गए, तो बी हो गए हमारे कौन सी, म्यू नॉट आई बाय, नीचे देखो ऊपर का एक डी है, नीचे में डी स्क्वायर है, एक गए एक बच गए, तो नीचे से ना बाहर में निकाल लेता हूँ, साइड कर लिया, क्योंकि ये डी तो चेंज होने वाले नहीं है ना, जो चीज़ें कांस्टेंट होते हैं वो तो इंटीग्रेशन में बाहर आ जाते हैं। क्या बचे ऊपर देखो, ये कट गया डी फाई और साइन थीटा बच गया, साइन थीटा डी फाई, नीचे क्या बचा, सब कुछ नहीं बचा, जो बचा वो बाहर निकाल लिया। तो ये हो गए, उधर गौर से देखो, मैं इधर रब करता हूँ, ठीक है, इसे नोट कर लो। ठीक, तो हमें वो आया। अब चलो वेरिएबल क्या यहाँ पे कौन है, फाई, और फाई की रिलेशन थीटा से है, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो वेरिएबल। अगर वेरिएबल नहीं होता, कांस्टेंट होता तो उसे निकाल लेते, बट थीटा तो फाई के साथ है, तो थीटा को कितने रख दूँ, 90 प्लस फाई, यहाँ से 5 प्लस 90 यानी थीटा है कितना, थीटा है 90 प्लस फाई। सो बी में म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी और साइन थीटा यानी साइन 90 प्लस फाइव डी फाइव, साइन 90 प्लस फाइव कौन सी क्वाड्रेंट में जाते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होते हैं और वो हो जाएगा कॉस फाइव। ठीक, तो 4 पाई, ये यहाँ क्यों ले लिया, 4 पाई डी, ये हो जाएगा कॉस फाइव डी फाइव। हाँ, एक चीज़ और ध्यान से हमें देखना था कि ये फाई कहाँ से कहाँ तक, हमने तो लिमिट दिया ही नहीं, ये फाई माइनस बीटा से लेके प्लस अल्फ़ा तक होगी, तो हर जगह लिमिट दे दो। चलो यहीं से शुरू कर लेता हूँ, माइनस बीटा से लेके अल्फ़ा तक। देखो ना, ये इस लाइन से ऊपर फाई था ना, तो इस लाइन के नीचे माइनस बीटा, इस लाइन के ऊपर कहाँ तक, तो अल्फ़ा तक। तो जहाँ से शुरू हुआ था ना, वहाँ से आप हर जगह, जहाँ से इंटीग्रेशन सम शुरू हुआ था, डी फाई जहाँ से दिख रहे हैं वहाँ से आप इसे माइनस बीटा से अल्फ़ा लिख लोगे। ठीक है, माइनस बीटा से अल्फ़ा हर जगह लिख लो, छूटना नहीं चाहिए। माइनस बीटा से अल्फ़ा लिख लिया हमने, माइनस बीटा से अल्फ़ा, प्लस बीटा नहीं, क्योंकि नीचे वो ऊपर है। ठीक है भाई, अब चलो बी बराबर हो गए म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी कॉस फाई का क्या होता है, साइन फाई, और ये फाई कहाँ से कहाँ तक, माइनस बीटा से प्लस अल्फ़ा तक। तो बी हो गए म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, पहले अपर लिमिट डालते हैं तो हो जाएगा साइन अल्फ़ा, फिर माइनस आते हैं, लोअर लिमिट जब डालते हैं तो बीच में माइनस आते हैं, माइनस साइन लोअर लिमिट तो बीटा है, लोअर लिमिट तो बीटा है। तो हमारे फॉर्मूले क्या हो गए, साइन अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस थीटा क्या होते हैं, माइनस साइन थीटा होते हैं, और कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इस तरीके से हमारे ये फॉर्मूले हमारे हाथों में आ गए। चलो भाई, भी आ गए हमारे कितने, म्यू नॉट है 4 पाई डी, ठीक, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस
साइन बीटा, ये हो गया हमारे फॉर्मूले। अब अल्फा बीटा जो हो निकाल लो, दे दो, जो दे अल्फा बीटा, नो प्रॉब्लम, कोई भी चलेगा। अब अल्फा बीटा चेंज करो और केसेस बना लो, ठीक है। तो ये आ गया है हमारे मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आए? यानी कि किस किस चीज़ पे डिपेंड है, गौर से देखो। अगर ये वायर बहुत लंबा हो तो ऊपर का अल्फा ज़्यादा होगा, अगर ये वायर नीचे बहुत लंबा हो तो नीचे का बीटा भी ज़्यादा होगा। साइन अल्फा साइन बीटा एंगल ज़्यादा होगी तो वो वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। यानी लंबी वायर हो तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कुछ देर में हम लेने वाले हैं ऐसा। आई अगर ज़्यादा हो तो भी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। डी अगर कम हो, कम डिस्टेंस पे जाए, वायर से डिस्टेंस कम हो उस पॉइंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। इन सब चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है भाई। फर्स्ट केस अब बनता है ये कि बहुत लंबा वायर हो, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर हो तो क्या होगी, बहुत लंबा हो। जैसे कि मान लो बहुत लंबा बिल्डिंग है तो पूरा ऐसे करके देखना पड़ता है ना, एकदम ऊपर सिर करके। इट मीन्स अगर ये बहुत हाइट पे हो तो ये अल्फा लगभग क्या हो जाएगा, 90, लगभग वर्टिकल हो जाएंगे। तो फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, अगर आपको पूछे इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी तो इतना करना ही पड़ेगा, और उसके बाद अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री कर देंगे, दोनों ही 90 हो जाए। नीचे भी देखना पड़े तो इनफाइनाइट, ऊपर भी देखना पड़े तो इनफाइनाइट होगी तो नीचे भी लंबी हो जाएगी, ऊपर भी लंबी हो जाएगी, तो दोनों क्या हो जाएगी 90 डिग्री। तो इस केस में इनफाइनाइट वायर हो जाती है। तो फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर अल्फा बीटा 90 हो जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, निकाल लो, 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90, तो म्यू नोट आई बाई साइन 90 1 1 2 कट गए, तो 2 पाई डी, ये हो गए। अब थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, नीचे 4 था अब 2 ही रह गए, नीचे कम हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो गया। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे इनफाइनाइट के लिए, ठीक है। तो इसे नोट कर लो। तो हमने देखा कि इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ठीक है। फर्स्ट केस था। सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस इनफाइनाइट वायर है ना। अब मान लो सेकंड केस में हमारा कोई वायर पे ही मैग्नेटिक फील्ड पूछ दे तो क्या होगा। सेकंड केस ये है कि अगर किसी वायर पे ही मैग्नेटिक फील्ड पूछ दे जाए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। वायर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 ऑन दी वायर, on the wire magnetic field is, सीधा कहो B is 0, वायर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होते, करंट कैरिंग वायर पे ही मैग्नेटिक फील्ड पूछ दिया जाए तो 0 हो जाएगी। थर्ड बात, अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछे एक किसी एंड पे, जैसे कि इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर के किसी एंड पे पूछ दे, यानी कि यहाँ से यहाँ के किसी पॉइंट पे, तो नीचे तो इनफाइनाइट है, ऐसा समझो कि बीच में जो था ना, बीच में जो लाइन था, ऊपर वाला गायब और नीचे वाला रह गया, यानी हाफ इनफाइनाइट वायर। जब हाफ इनफाइनाइट वायर तो पॉइंट इन फ्रंट ऑफ सेमी इनफाइनाइट वायर या हाफ इनफाइनाइट वायर, तो ये क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर हो तो क्या होगी, तो एक ऊपर वाला जो एंगल थे वो क्या हो गए, ऊपर वाला जो एंगल थे कौन थे, अल्फा, वो क्या हो गए, वो तो 0 हो गए भाई, वो तो है ही नहीं ऊपर। नीचे बीटा कितने हो गए, नीचे बीटा हो गए 90 डिग्री हुए कि नहीं, ऊपर वायर है ही नहीं, तो समझो यही इंड है ऊपर का, और नीचे की बीटा हो गए 90 डिग्री। इस बार बीटा प्लस में लेना, जो लेना था ना माइनस, वो चीज़ ना फॉर्मूले के लिए प्रूफ करने का था। तो बी हो जाएंगे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यानी म्यू नॉट आई, करंट आई है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन 0 प्लस साइन 90, तो ये हो गए म्यू नॉट आई बाय
4 पाई डी 1 प्लस 0, यानी कि बी हो गए म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। इस तरीके से हमारे एक इंड पे इतने होगा। समझ में आए? ये समझ में आए? चलो ठीक, थर्ड हो गया। अब फोर्थ पे चलते हैं। अब मान लो वायर है, ऐसे ही वायर है, बट ऐसा नहीं है कि कुछ ऊपर कुछ है और नीचे 90 है। नीचे इनफाइनाइट है, नीचे इनफाइनाइट है बट ऊपर इनफाइनाइट नहीं है। नीचे इनफाइनाइट है बट ऊपर लिमिटेड है। तब क्या होगा? तो यहाँ पे कितनी बनेगी? ये एंगल तो अल्फा ही बनेगी और ये एंगल कितनी बन जाएगी? ये वाली ऐसे चली जाएगी, यानी बीटा 90 हो जाएगी। बहुत लंबा है, इनफाइनाइट हो जाती है तो 90 बन जाते हैं ना। तो नीचे तो 90 बन जाएगी बट ऊपर कुछ लिमिटेड रहेगी। तो उस केस में भी कितनी हो जाएगी? यानी कि वन इन इज इनफाइनाइट एंड अदर इज हैविंग सम एंगल। तो बी हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन 90। साइन अल्फा प्लस साइन 90 होगा ना। तो साइन अल्फा प्लस साइन 90 यानी साइन अल्फा प्लस साइन 90, मतलब बी हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी 1 प्लस साइन अल्फा। ठीक है, 1 प्लस साइन अल्फा। अब उधर कर गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो इतने मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी उस केस में। किस केस में? जब वन इंड पे कुछ एंगल बने और दूसरा इंड इनफाइनाइट हो। सेमी इनफाइनाइट में दूसरा इंड जो है ना एग्जैक्टली मिड पॉइंट से नहीं हो, ऐसा कह सकते हैं। सेमी इनफाइनाइट वायरी है, लेकिन एक इंड जो है ना बीच में खत्म नहीं होता है, कुछ ऊपर जाके खत्म हो रहे, तब के लिए ये। ठीक है, तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर के इंड पे नहीं है। तो इसकी ये किसका हो गया? एट अ पॉइंट नॉट exactly the end of semi infinite वायर, करंट कैरिंग वायर। तो इनफाइनाइट तो नीचे है बट दूसरा इंड एग्जैक्टली इंड पे नहीं है, थोड़े नीचे है। दैट द पॉइंट नॉट एग्जैक्टली द एंड ऑफ सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट यहाँ पे इंड था, तो इंड से नहीं होगी, कुछ और है, तो वहाँ पे हो जाएगी। और ये क्या था? सेमी इनफाइनाइट वायर था। सेमी इनफाइनाइट वायर के एंड पे है ये। सेमी इनफाइनाइट वायर एट इंड्स, कोई भी इंड पे, कोई इंड कह लो, कोई भी इंड पे था ये। ठीक, कोई भी इंड पे ये होगी, बीच में नहीं, इंड पे। ये इंड पे नहीं, इंड से थोड़े हट के नहीं, सेमी इनफाइनाइट है दोनों। ये एक इंड पे है और वो इंड पे नहीं, इंड से थोड़े नीचे है। तो ये चीज़ें थी। अब बात यह है कि फाइनाइट लेंथ हो और उसके मिड पॉइंट पे। नोट कर लो। फिफ्थ पॉइंट है हमारे, फाइनाइट होगी एट द मिडिल। on the perpendicular bisector, on the perpendicular bisector of finite length। लेंथ क्या हो? फाइनाइट हो। ठीक है भाई, फाइनाइट लेंथ लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, यानी कि इक्वल है। मान लेता हूँ ये पूरा ए है। लेट अस सपोज दिस इज ए, तो ये हो गए a/2 और ये भी हो गए a/2। ये थे d, तो ये कितने होगा? कुछ तो होगा ना। ये थे अल्फ़ा, ये थे बीटा। ठीक थे कि नहीं थे? साइन अल्फ़ा साइन बीटा की जरूरत पड़ेगी ना, तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा निकालो। तो साइन अल्फ़ा हो जाएगा कितना? साइन अल्फ़ा हो जाएगा p/h। ये कितने हो जाएंगे? a/2 का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये भी उतना ही हो गया a/2 का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो साइन अल्फ़ा होता है p/h। h मतलब a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर बाई 4। समझ में आ रहे?
ये चीज़ें आपको खुद समझ में आनी चाहिए। नीचे आके 2 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज़ें कितनी बच जाएगी, a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, ये 2 गए a बाई हाँ दिस साइन अल्फा भी वही, और यही होगा साइन बीटा भी यही होगा। तो a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, समझ में आ रही है, दोनों यही होगा। तो लो भाई आप दोनों को ऐड कर दो, फॉर्मूले में रख दो, हाँ ले आओ। इसमें क्या है, सिंपल सैंपल, ठीक है। चलो साइन अल्फा साइन बीटा हमने निकाल के रख लिया है, तो b कितने हो जाएगा, b हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये b कितने हो गए, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन अल्फा का कितना, a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, सेम हेयर ए स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर। चलो भाई 2 बार लिखना पड़ा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी 2a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, समझ में आई। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी 2a बाई दिस, कुछ कैंसिल करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो, यहीं पे 2 से 2 कट सकता है, 2 कट सकता है, लेकिन छोड़ दो, क्या दिक्कत है। तो म्यू नॉट आई बाई दिस, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी रहेगा ही 2a बाई दिस, समझ में आ रहे। तो हमने अभी पूरी कर ली। इनफाइनाइट हो तो क्या होगा, सेमी इनफाइनाइट हो तो क्या होगा, सेमी इनफाइनाइट के एंड पे हो तो क्या होगा, सेमी इनफाइनाइट के एंड पे ना हो के कहीं और हो तो क्या होगा, फाइनाइट लेंथ हो तो क्या होगा, और फाइनाइट लेंथ के मिडिल बाइसेक्टर पे हो तो क्या होगा, वो भी आ गया। तो यहाँ पे हमें ए और डी पता हो, आई पता हो, तो सब कुछ आ जाएगा। इस तरीके से हमने पूरी कर ली करंट कैरिंग वायर की। हाँ अब चलो डायरेक्शन पे चलते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालें, अभी तो हमने मैग्नीट्यूड की बातें की, अब डायरेक्शन की बातें करें। उससे पहले एक बात और कर लें कि जब हमने इनफाइनाइट वायर की देखा था, इनफाइनाइट वायर सिंपल इनफाइनाइट, उसमें म्यू नॉट बाई 2 पाई डी हुए थे, जिसमें अल्फा बीटा सब 90 थे। उस केस में देखा जाए इनफाइनाइट के लिए क्या थे, फॉर इनफाइनाइट वायर के लिए हमारे पास क्या थे, नोट नहीं करना है इसको, या करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी था ना, हाँ 2 पाई डी था, 2 पाई डी। ये देखो म्यू नॉट बाई 2 पाई कांस्टेंट आई और डी पे डिपेंड करता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, ये 2 चीज़ें। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, इट मीन्स अगर ये डी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसे होगा, अरे भाई ऐसे होगा। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। डिस्टेंस इतना था तो मैग्नेटिक फील्ड इतना थे, डिस्टेंस बढ़ा यानी डिस्टेंस इससे भी कम था तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा थे। तो जब डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, और मैग्नेटिक फील्ड जब कम हो गया तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के इस तरीके से ग्राफ खींचे गए हैं। चलो भाई ये हो गए। अब करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। ये 2 चीज़ें हमने सीखा, ये ग्राफ पढ़ लिया मैग्नेटिक फील्ड और डी का डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, तो ये समझा। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन की बात किधर होगी, चलो भाई ये ग्राफ किसका, मैग्नेटिक फील्ड और डी पॉइंट का, डी पॉइंट, ठीक। अब चलो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी। थोड़ा कर्व था तब तो ठीक था भाई, म्यू नॉट आई बाई ए डी एल क्रॉस आर कर देते थे। मान लो यहाँ पे हमारे पॉइंट है, यहाँ पे ठीक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसा मान लो पी पॉइंट यहाँ पे। तो देखा जाए आई डी एल आर ऐसे होगी, तो आई डी एल क्रॉस आर इधर होगी मैग्नेटिक फील्ड ना, होगी कि नहीं होगी। उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अंदर। कैसे पता चला, फिर से पुराना रूल, आई डी एल क्रॉस आर, आई डी एल चलो जाने दो, और इसको कर्ल करो पॉइंट की तरफ, किधर गया अंदर।
तो ये अंदर यहाँ पे हो रहे ना, तो यहाँ पे किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड? अंदर ही होगी, अंदर ही होगी। तो जो यहाँ पे होते हैं वही यहाँ पे होते हैं, यानी इसी के पैरेलल होते हैं। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ गए ना, उसके जो पैरेलल होगा ना वो यहाँ पे होते हैं। तो अंदर के तो अंदर होगा। अब दूसरी रूल क्या है हमारे, मान लो पॉइंट है ही नहीं, मान लो पॉइंट है ही नहीं, सीधा इनफाइनाइट वायर या लिमिटेड वायर या कुछ भी दे दिया, वायर दे दिया, स्ट्रेट है, लेकिन इतना पता है स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट कैरी कर रहे, तो पता नहीं अब किधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, कुछ नहीं दिया, पॉइंट दिया ही नहीं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रख देते हैं और इसको कर्ल करते हैं, 4 फिंगर्स को करंट के चारों तरफ कर्ल करते हैं। तो इधर किधर गए, अंदर, इस साइड में अंदर गए और इस साइड में बाहर। तो इस साइड में क्या हो जाएंगे, अंदर, इस साइड में पूरी अंदर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और इस साइड में बाहर। तो ये चीज़ें हैं। अगर करंट नीचे हो, अगर करंट के डायरेक्शन नीचे हो तो थंब जाने देंगे किधर, थंब जाने देंगे नीचे। पॉइंट का अता पता जब ना हो, यानी कि आर वेक्टर जब हो ही नहीं, तब क्या करेंगे। हालांकि दोनों ही केस के लिए कोई भी पॉइंट मान लो तो आपको दोनों ही केस बराबर आएगा, बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस केस में थंब नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में अंदर और इस साइड में बाहर। अंदर जा रहे ना, इस साइड से अंदर जा रहे हैं 4 फिंगर्स, तो अंदर जा रहे हैं, तो इधर क्या होगा, क्रॉस, और इधर क्या होगा, डॉट। एक साइड में अंदर, एक साइड में बाहर, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, अगर कन्फ्यूजन हो, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेता हूँ, पॉइंट में आर वेक्टर से, आर वेक्टर किधर होगी, इधर होगी कि नहीं। तो आइडियल क्रॉस आर किधर जा रहे हैं, इस साइड में। देखो ना, आइडियल आर वेक्टर इधर, तो इधर की तरफ घुमाऊंगा तो इधर आए, उस साइड में। आइडियल क्रॉस आर, तो अंदर गए, इस साइड अंदर, इस साइड बाहर। अब इधर देखो, आइडियल तो नीचे है ना, चलो इसकी इस इधर की पॉइंट की बात करता हूँ। इधर की पॉइंट के लिए आर वेक्टर इधर बनेगी, तो आइडियल क्रॉस आर किधर आए, आइडियल क्रॉस आर, जिधर से इस उंगली को घुमा सकते हैं वैसे ही तो रखेंगे ना। अब हम ऐसे रख देंगे तो इधर घूमेगी, इधर थोड़ी ना घूमेगी, इधर घुमाना है तो ऐसे रखनी पड़ेगी। तो अंदर गए, उस साइड की बात करो तो आर वेक्टर उधर होगा, तो हमें ऐसी रखनी पड़ेगी, ऐसी ना, तब ना उधर घूमेगी। तो ये थंब किधर जाएंगे, इस साइड। तो वो रूल लगाओ या ये रूल लगाओ, वो रूल हर जगह वैलिड है, लेकिन ये रूल तो सिर्फ तब के लिए है जब हमारा पॉइंट का कोई अता पता नहीं हो। तो इस तरीके से हम स्ट्रेट वायर की डायरेक्शन निकाल लेते हैं जब पॉइंट ना हो तब। हालांकि ये चीज़ कोई अलग नहीं है, अगर आपको वो पता है ना तो आप पॉइंट फाइंड आउट करके आर वेक्टर कहीं से भी मिला सकते हैं और आसानी से उसके डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेट वायर के लिए कौन सी, अभी मैंने कहा, जब पॉइंट नहीं पता हो तो थंब को रख दो करंट की डायरेक्शन में, 4 फिंगर्स जैसे घूमेगा वैसे मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे 4 फिंगर्स कर्ल करेंगे वैसे वैसे उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक।